हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच लेक्स ऑफ लाहौल स्पीति द फिशरीज डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू ब्रीड ट्राउट टू प्रमोट फिशिंग टूरिज्म। मछली पकड़ने के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग लाहौल स्पीति के किन झीलों में ट्राउट मछली पैदा करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। उनमें से एक है फिशिंग टूरिज्म। इसे एंगलिंग टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो मछली पकड़ने के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2 झीलों को सिलेक्ट किया गया है और वहाँ पर ट्राउट मछली को पैदा करने के लिए जो हमारा मत्स्य विभाग है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी कार्य कर रहा है, काफ़ी प्रयास कर रहा है। तो ये 2 झीलें कौन सी हैं? एक लेक है चंद्रता लेक, दूसरी है शिशु लेक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चंद्रता लेक और शिशु लेक। ये दोनों की दोनों झीलें लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं और यहाँ पर एंगलिंग टूरिज्म यानी कि फिशिंग टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ट्राउट फिश की ब्रीडिंग की जा रही है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चंद्रता लेक। इसे त्सो चिग्मा और लेक ऑफ मून इन दोनों नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक चाइनीज यात्री थे हेंग तसांग, उनके द्वारा इस झील को लोहित्या सरोवर का नाम दिया गया था। चंद्रता लेक समुद्र टापू टापू प्लेट्यू यानी कि जो हमारा समुद्र टापू पठार है उसके उपस्थित है और इसकी जो शेप है वो क्रिसेंट शेप है। इसके अलावा ये मीठे पानी वाली झील है यानी कि स्वीट वाटर लेक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4270 मीटर यानी कि 14,100 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है और 8 नवंबर 2005 को इसे रामसर वेटलैंड घोषित किया गया था। The inaugural session of the National Symposium and Webinar was organized at which place under the आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संगोष्ठी और वेबिनार का उद्घाटन सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था हमीरपुर में। देखिए, हमारे पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि हम आज़ादी प्राप्त किए हुए 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के नेरी में नेशनल सिम्पोजियम एंड वेबिनार, इसका इनॉग्रेल सेशन था, इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। और ये 2 दिन का सिम्पोजियम वेबिनार था जिसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, इन तीनों के द्वारा आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ की गई और ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा द्वारा। इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में जो हिमाचल प्रदेश के फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में दर्शाया गया था। इसके अलावा स्वराज संघर्ष में हिमाचल नायक, ये एक बुक है, डॉक्टर शिव भारद्वाज द्वारा लिखी गई है। और इतिहास लेखन में लोक गाथाओं का योगदान, ये भी एक बुक है, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा द्वारा लिखी गई है। इन दोनों बुक्स को भी रिलीज़ किया गया। बात करें हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की, तो वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये हिमाचल प्रदेश के 21वें गवर्नर हैं। रेगुलर बेसिस पर देखें तो 21वें गवर्नर हैं और दूसरी तरह से देखें तो 30th गवर्नर हैं। देखिए, रेगुलर बेसिस का क्या मतलब है और जो दूसरी तरह का मतलब क्या है? देखिए, जब भी किसी स्टेट में गवर्नर नहीं होते तो उस स्टेट का जो चीफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उन्हें एडिशनल चार्ज दिया जाता है। तो एडिशनल चार्ज के बेसिस पर 30th गवर्नर है और रेगुलर बेसिस पर 21st गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के। In how many tourist towns of Himachal Pradesh the state government is planning to start pilot project for electric vehicle readiness and adoption? हिमाचल प्रदेश के कितने पर्यटन शहरों में राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन की तैयारी और इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लिए पायलट परियोजना शुरू करने की योजना बना रही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसके लिए 2 टाउन्स को सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसको हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है और अब हिमाचल प्रदेश उन सभी राज्यों में शामिल हो चुका है जिन राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया जा चुका है। इसमें है महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोवा। इन सभी राज्यों में और अब हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को नोट दे दी गई है, अप्रूवल दे दिया गया है और इन सभी राज्यों में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में अब हिमाचल प्रदेश सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रही है और इस पायलट प्रोजेक्ट को 2 टूरिस्ट टाउन्स में शुरू किया जाएगा। अभी ये 2 टूरिस्ट टाउन जो हैं सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके लिए पहले 4 टूरिस्ट टाउन रखे गए हैं, अब उनमें से 2 सिलेक्ट किए जाएंगे और वो 4 टूरिस्ट टाउन हैं शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी। इनमें से 2 सिलेक्ट किए जाएंगे और उनमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडीनेस और एडॉप्शन प्रोग्राम है इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा और लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करें और हिमाचल प्रदेश को पॉल्यूशन फ्री बनाएं।
और जो दो ये टूरिस्ट टाउन सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें लो और ज़ीरो एमिशन जोन बनाया जाएगा। यानी कि जो ये लो और ज़ीरो एमिशन जोन होंगे इनमें केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वॉकिंग और साइकिल इन्हें ही परमिट किया जाएगा। By which year does the Himachal Pradesh government planning to convert 15% of transport to electric vehicles? हिमाचल प्रदेश सरकार किस वर्ष तक 15% परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना बना रही है? तो ये योजना बनाई जा रही है वर्ष 2025 तक। देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसे अप्रूवल दे दिया गया है। तो वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश के जो 21 लाख वाहन हैं उन्हें कन्वर्ट करके अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाएगा, यानी कि उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। तो उनका 15% रिप्लेस किया जाएगा वर्ष 2025 तक। इसके अलावा जो हमारा HRTC डिपार्टमेंट है उसमें टोटल 71 इलेक्ट्रिक बसेस हैं और हिमाचल प्रदेश में 50 इलेक्ट्रिक टैक्सीज हैं और 150 थ्री व्हीलर्स हैं इलेक्ट्रिक वाले, यानी कि जो बैटरी से चलते हैं। और हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करने के लिए लोगों को एनकरेज किया जाएगा। और जो हमारा हिमाचल प्रदेश का व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट 1972 है उसके अंतर्गत रोड टैक्स और जो परमिट लगाए जाते हैं उनमें भी छूट दी जाएगी, रियायतें दी जाएगी लोगों को। जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे उन्हें रोड टैक्स और परमिट में एग्जम्पशन दी जाएगी, छूट दी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मनाली से रोहतांग तक के लिए एक एक्सपेरिमेंट चलाया गया था कि इस 51 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है मनाली से रोहतांग तक यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस चलाई गई थी। और ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अच्छा चला था, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद शिमला, धर्मशाला, मंडी इन सभी जगहों पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था? तो ये किया गया था काजा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। काजा जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के स्पीति वैली में है और यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट चार्जिंग स्टेशन लगाया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और इसे लगाया गया था गो इको कंपनी के द्वारा। कंपनी का नाम याद रखिएगा, गो इको कंपनी द्वारा इसे लगाया गया था। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी रिसीव द एडवांस्ड हीरोन ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री टू बूस्ट द आर्मी सर्विलियंस कैपेबिलिटीज इन द लद्दाख सेक्टर? भारतीय सेना को लद्दाख क्षेत्र में सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस देश से उन्नत हेरोन ड्रोन प्राप्त हुए हैं? ये देख सकते हैं आप इमेज में, ये है हेरोन ड्रोन और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ये ड्रोन है और ये अब इसराइल दे रहा है अब हमारे भारत को। तो इंडियन आर्मी को इसराइल के द्वारा हेरोन ड्रोन दिए गए हैं। अगर हम मैप में देखें इसराइल को, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है इसराइल। तो हमारे लिए और हमारे भारतीय आर्मी के लिए काफ़ी अच्छी ये न्यूज़ है कि इंडियन आर्मी को इसराइल द्वारा हीरोन ड्रोन दिए जा रहे हैं। काफ़ी एडवांस्ड ड्रोन्स हैं ये और इन्हें ईस्टर्न लद्दाख रीजन, जो हमारा रीजन चाइना के बाउंड्री वाला रीजन है लद्दाख में, वहाँ पर इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा, वहाँ पर इन्हें तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो इसराइल है उसकी कैपिटल है जेरूसलम। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इसाक हेरजोग। प्राइम मिनिस्टर है नेफ्ताली बेनेट, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने थे ये। और यहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है नेसेट और यहाँ की करेंसी है न्यू शेकल। Which company signed a contract with Indian Army worth rupees 471.41 crore to supply IGLA-1M missiles? किस कंपनी ने IGLA-1M मिसाइलों की आपूर्ति के लिए भारतीय सेना के साथ 471.41 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो कौन सी कंपनी ने किया है? ये किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो IGLA-1M मिसाइल है उन्हें रिफर्बिश यानी कि नवीनीकरण किया जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ है यानी कि इसकी कीमत है 471.41 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो ये IGLA-1M मिसाइल है इन्हें वर्ष 1986 में सोवियत यूनियन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और जो ईगला मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है उसका ये इम्प्रूव्ड वर्जन है और ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा जो हमारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ मिश्रा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड काम करता है और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। What is the extended target set up by the Ministry of Housing and Urban Affairs for the implementation of the Smart City Mission? स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित विस्तारित लक्ष्य तिथि क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जून 2023। देखिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उनके द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसके लिए 100 सिटी सेलेक्ट की गई हैं। इसकी जो लास्ट डेट थी वो रखी गई थी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20।
उस तक इसे कंप्लीट कर दिया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसकी जो लास्ट डेट है, अब टारगेट डेट है, वो एक्सटेंड करके जून 2023 रख दी गई है। तो जून 2023 तक जो भी हमारे पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाई जानी है, उन्हें कंप्लीट कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में शुरू किया गया था इस स्मार्ट सिटी मिशन को, और इसके लिए 5 वर्ष का टारगेट रखा गया था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक का। और अब इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड करके जून 2023 कर दी गई है। इसके अलावा जो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय है, उसके मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, और ये राज्यसभा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। विच कंट्री इज डेवलपिंग द वर्ल्ड फर्स्ट सस्टेनेबल फ्लोटिंग सिटी अलॉन्ग विद ओशियनिक्स एंड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम? कौन सा देश ओशियनिक्स और संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम के साथ विश्व का पहला सतत तैरता शहर विकसित कर रहा है? शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग सिटी बनाया जा रहा है, और कौन सी कंट्री द्वारा बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है साउथ कोरिया द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मैप में देखें, यहाँ पर है हमारा इंडिया और ये है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी बना रहा है, और ये बनाई जा रही है ओशियनिक्स और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके, और 2025 तक इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, और यहाँ की कैपिटल है सियूल, और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अप्रूव्ड $500 million लोन टू समग्र शिक्षा फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। उस संगठन का नाम बताइए जिसने भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा को $500 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो ये स्वीकृत किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत को $500 मिलियन यानी कि 3,752 करोड़ रुपए का लोन दिया जा रहा है, ताकि हमारे इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसे इम्प्रूव किया जा सके, और इसे इम्प्रूव किया जाएगा समग्र शिक्षा कैंपेन के अंतर्गत। इसके अलावा हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा न्यू एग्जाम्पलर स्कूल इनिशिएटिव इसे भी शुरू किया गया है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि हमारे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। और जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए एक स्टेम प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ष 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रेसिडेंट है मसासुगु असाकावा, हेडक्वार्टर है मनीला में जो कि फिलीपाइंस में है, और इसके टोटल 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं। How many awards have been won by Delhi Nizamuddin Revival Project at UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2021? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 में दिल्ली निजामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट द्वारा कितने पुरस्कार जीते गए हैं? टोटल 2 अवार्ड जीते गए हैं, ये जो हमारा दिल्ली निजामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट है। देखिए, हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिए गए कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 के अंतर्गत, और इसमें जो दिल्ली निजामुद्दीन का रिवाइवल प्रोजेक्ट है उसे 2 कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। एक दिया गया है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, और दूसरा स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा निज़ामुद्दीन बस्ती है, जो सूफी सेंट थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, और इसे ग्यासपुर विलेज के नाम से भी जाना जाता है। और जो कंप्लीट निज़ामुद्दीन एरिया है, वहाँ पर हुमायूं टॉम्ब, हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती, सुंदर नर्सरी, बच्चे वाला टॉम्ब गार्डन कॉम्प्लेक्स, खाने खान रहीम इनकी टॉम्ब भी है, और अजीमगंज सेराय, ये सारा का सारा एरिया इंक्लूड है निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट में, और इस प्रोजेक्ट को 2007 में शुरू किया गया था। देखिए, जो ये यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड दिए गए कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 के, तो 6 कंट्रीज़ के 9 प्रोजेक्टों को इसमें सेलेक्ट किया गया है, और 6 कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया और थाईलैंड। ये सारे के सारे अवार्ड हैं जो कि दिए गए हैं इन सभी कंट्रीज़ को। इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा जो निज़ामुद्दीन बस्ती है न्यू दिल्ली में, उसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, और इसे स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड भी दिया गया है। Who has been appointed as chairman of National Asset Reconstruction Company Limited? नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है प्रदीप शाह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड सलमान खान एज द कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर? किस राज्य ने सलमान खान को कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट अक्रॉस द ग्लोब बाय द यूएन? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। थीम इंपॉर्टेंट है,
और थीम क्या है? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ टुवार्ड एन इंक्लूसिव, असेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। थीम को याद कर लीजिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद ध्यान रखिएगा कि 3 दिसंबर को इस दिन को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।